हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो आपका सब्जेक्ट है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैंने डिटेल में जिस तरह एनसीईआरटी शुरू किया था तो डिटेल में मैंने इस अध्याय को पढ़ाया है, जिसमें कि लगभग आपका इस अध्याय में आपके सिलेबस में विविधता अगर आता है वो भी मैंने अपने कई वीडियो में समझाया। अगर आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों के कंसेप्ट में कहीं भी थोड़ा सा भी हेजिटेशन है तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग के वीडियो को देखेंगे तो मैंने किस प्रकार से सिलेबस वगैरह सब कुछ समझाया है। अगर आपके सिलेबस में विविधता है तो आपको उसके अंतर्गत 2 एक्सरसाइज पढ़ने होंगे। पहला आपको विविधता की समझ और दूसरा विविधता एवं भेदभाव। जब मैंने इसको शुरू में पढ़ाना शुरू किया था, लगभग साल भर पहले की मैं बात बता रही हूँ, तो उस समय मैं बिल्कुल फास्ट बता रही थी और एक बार क्वेश्चंस पूरा बताकर फिर मैंने उसमें आंसर दिया है मैंने बिल्कुल परफेक्ट, और वो भी बिल्कुल कम ड्यूरेशन का वीडियो है। और उसमें आपको जो इस अध्याय से प्रश्न मिलेंगे लगभग 48 से 50 सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। दोबारा जब मैंने इसको एनसीईआरटी का शुरू किया तो हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया है। ज्योग्राफी के आधे सफ़र को तय किया था और ये आपका स्टेट का फिर नोटिफिकेशन आया और फिर अब रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अब स्टेट का एग्ज़ाम बहुत पास है। लेकिन हम एनसीईआरटी को कंप्लीट ज़रूर करेंगे। बहुत सारे कारण होते हैं जो कि बिल्कुल कम % में रिजल्ट आता है सीटेट का, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। लेकिन मैंने बिल्कुल हड़बड़ाहट के साथ उस काम को नहीं किया है। मैंने जहाँ तक डिटेल में बताया वहीं पर मैंने स्टॉप कर दिया है। आप लोगों के कुछ ऐसे रिक्वेस्ट थे कि मैम शॉर्ट में कुछ बता दीजिए, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में ये नोट्स लेकर आई हूँ। इसको समझ लीजिए, सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए। आशा करते हैं आप लोग सबका एग्ज़ाम निकल जाए। उसके बावजूद भी एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना समझना आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। तो जब डिटेल में आप जाइएगा तो मैंने एक बार आपको बता दिया कि 48 से 50 प्रश्न हैं और इस अध्याय में चूँकि इस नोट्स में आपके कम प्रश्न हैं तो इस अध्याय में इस क्लास में हम 2 एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। विविधता की समझ और विविधता एवं भेदभाव दोनों को कवर कर लेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है तो महत्वपूर्ण नोट्स, लेकिन अगर डिटेल में आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये एक आपका रिवीजन है। तो प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है, बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे पहुँचा था लद्दाख के रास्ते। भारत में अनेकता में एकता ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार कौन हैं? तो होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि। मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ईद उल फितर, मुहर्रम, ईद उल जुहा। ये सब तो सामान्य प्रश्न है, लेकिन चूँकि इसमें मेंशन है और ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। इस नोट्स को पढ़कर कईयों ने अपना सीटेट क्लियर किया है, इसीलिए इसको समझना आपके लिए आवश्यक है। क्रिसमस किस धर्म के मानने वालों का त्यौहार है? तो ईसाई धर्म ईस्टर त्यौहार है। और ये जो अध्याय है ये विविधता की समझ में सारे धर्मों का वर्णन इसमें किया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसीलिए ये सारे प्रश्न हैं आपके। और फिर आपका ईसाई के बाद सिख है। सिख कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो लोहड़ी और बैसाखी मनाते हैं। लद्दाख के में प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? तो ये तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा है। अब देखेंगे आप इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है, तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका केसर सागा हो गया। और कभी कभी लद्दाख का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वहाँ भी आपका केसर सागा ही होगा। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न कन्फ्यूजन क्रिएट थोड़ा सा करता है और ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये सब आपने पढ़ा है और डिटेल में मैंने दोबारा जब पढ़ाना शुरू किया था उसमें भी मैंने 1-2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था, जो कि मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। आप लोग ज़रूर उसको क्लिक करके देखिएगा। तो ये थे ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस। लगभग 2000 साल पहले केरल आए थे और इन्हें ही भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। इब्न तूता कौन था? वह कब भारत आया था? ये अरबी यात्री थे जो करीब 700 साल पहले भारत आए थे। इसको हमने इतिहास में भी डिटेल में समझा था। अगला प्रश्न आपका है, वास्को डी गामा कौन था? तो इनके बारे में भी हमने कई बार पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। ये एक पुर्तगाली थे जिसने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। अब आप देखेंगे कि ये जो वास्को डी गामा थे जिन्होंने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना, एक प्रश्न ये है आपका। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका द्वीप की खोज किसने की? तो इसको आपने इतिहास में पढ़ा है कि कितने खोज की है। दोनों बात कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो जिन्होंने अमेरिका द्वीप की खोज की थी
वो भी भारत के समुद्री रास्तों को जानने के लिए ही निकले थे। तो ये महत्वपूर्ण ये सब टॉपिक है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और केरल में किन किन धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, तो ये हैं आपके यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म, ये सभी केरल में रहते हैं, इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग। चीना वाला क्या है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। तो ये केरल में पाए जाने वाला चीनी जाल है जो चीनी से हूबहू मिलता है, इसीलिए उसको चीनी वाला कहा जाता है। यहाँ है केरल में पाए जाने वाले जाल जो जिसे चीनी जाला कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर पूछ दिया जाए केरल में पाए जाने वाले जाल को चीनी वाला क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा कि चीनी जाल से हूबहू मिलने के कारण केरल में पाए जाने वाले जाल को चीनी जाला कहते हैं। चीना चट्टी क्या है, तलने का बर्तन। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रगान के लेखक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है, तो भारत की विरासत बहुत समृद्ध है। अलग अलग प्रांतों के लोगों की भाषाएं भिन्न भिन्न है। रहन सहन, खान पान, नृत्य, कला, वेशभूषा विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ की संस्कृति सभी को आकर्षित करती है जो हमारे जीवन को बेहतर बना देती है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि इतना बड़ा तो आंसर लिखना नहीं है, तो आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं, अगर लगातार किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आजकल इसी तरह से आपको निष्कर्ष देकर ऑप्शन दिया जाता है, तो ये आपको पूरा समझना आवश्यक है। और अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, भारत की खोज पुस्तक में नेहरू जी ने अनेकता में एकता वाक्यांश में क्या कहना वो चाह रहे हैं, तो भारत में भौतिक एवं सामाजिक धार्मिक विभिन्नताएं पाई जा रही है, जैसे भोजन के रूप में, वेशभूषा के रूप में, व्यवसाय में, रहन सहन में, फिर भी भारत हमेशा एकता के सूत्र में बंधा रहा है। इसीलिए भारत की खोज पुस्तक जो ऊपर में आपने देखा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उसमें उन्होंने इसीलिए अनेकता में एकता वाक्यांश का वर्णन किया है। और इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अनेकता में एकता का वर्णन किस बुक में किया गया है, या जिस बुक में, जिस पुस्तक में अनेकता में एकता का वर्णन किया गया है उस पुस्तक को लिखने वाले या उस पुस्तक के रचयिता कौन हैं। तो एक प्रश्न को आपको बिल्कुल एक्सपेंड कर करके बहुत ध्यान से समझना और देखना है। तो ये थे आपके 18 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम इसी के साथ दूसरा अध्याय भी देख लेते हैं, विविधता एवं भेदभाव, क्योंकि इसमें कम प्रश्न है, इसीलिए अलग अलग वीडियो, हमारे पास भी समय उतना नहीं होता है, क्योंकि अब हम एस्टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, उसके नोट्स को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो अभी थोड़ा समय दीजिए, अभी एस्टेट का कोई अपडेट नहीं आया है। आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं, तो जैसे ही अपडेट आता है तो फिर हम लोग एस्टेट की तरफ रुख करेंगे, तब तक इसको देख लेते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में हमने इतना मेहनत किया था, तो ये सही नहीं लगता है कि जो सीटेट के कैंडिडेट हैं उनको आप बीच में छोड़ दीजिए। तो ये है आपका विविधता एवं भेदभाव। और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, संसार में कितने धर्म हैं, 8 धर्म हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, 1600 से अधिक। यहाँ कितने नृत्य होते हैं, कहाँ, भारत में, तो 100 से अधिक नृत्य होते हैं। और बुक में आपने देखा था अलग अलग जगहों के नृत्य का नाम दिया था, जो कि आपको याद करना आवश्यक है, क्योंकि वो इस प्रकार से पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना क्या है, ये पूर्वाग्रह है। और पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, तो जब किसी के बारे में हम अपनी राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में ये सेट कर लेते हैं कि वो इसी प्रकार का व्यक्ति है, तो उसको ही हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। और रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है, तो पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं थोड़ा सा मिलती जुलती है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं वो है जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ भी है पक्की धारणा बना लेते हैं, और यहाँ कहता है कि जब हम किसी के बारे में राय बना लेते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ आप एक व्यक्ति को उदाहरण में लीजिए। किसी एक व्यक्ति के बारे में आपको 4 लोगों ने कहा कि ये जो है घमंडी है, या इसका स्वभाव से घमंडी है, इससे बात करना बेकार है। अब आपने ना उससे बात करी, ना आपने उसके बारे में और भी कुछ जानने का प्रयास किया, आपने सीधा उन 4 के कहने पर उसको घमंडी मान लिया और अपने मन में ये आपने दिमाग में बैठा लिया कि वो व्यक्ति घमंडी है। अब आपको किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, किसी एक व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना ली कि वो घमंडी है। जबकि रूढ़िबद्ध धारणाएं में क्या होता है कि अगर कोई जात का कुम्हार है, यानी जो शिल्पकार होता है, जो मूर्ति बनाता है, मूर्ति का निर्माण करता है,
अब आप समझते हैं कि जो जात का कुम्हार है वो मूर्ति बनाता है, तो कुम्हार कैटेगरी में जो भी आता है आप सबको ये मान लेते हैं कि ये मूर्ति ही बनाता होगा। ये है आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं, एकदम पक्की धारणा आपने बना ली। ये कुम्हार है तो ये सिर्फ मूर्ति ही बनाएगा, ये कभी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन ही नहीं सकता है। इसी को कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं, कि किसी छवि में बांध देते हैं सभी लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि जो कुम्हार है वो सिर्फ मूर्ति ही बनाएगा, वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है। तो यहाँ एक जाति को लेकर कहा जा रहा है और यहाँ एक पर्सनल व्यक्ति को लेकर, इसको आपको ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़की नहीं कर सकती है, किस प्रकार की धारणा है? ये रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि लड़का ही कर सकता है, जबकि आज देख रहे हैं हर क्षेत्र में लड़की और महिलाएं आगे हैं। भेदभाव कब होता है? जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं। अब 10 लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति के बारे में आपने मन में मान लिया है कि ये घमंडी है, तो आप उसके साथ भेदभाव का व्यवहार करेंगे, उससे उसी प्रकार ट्रीट करेंगे, आप उसी प्रकार आप उससे बात करेंगे, कम से कम शब्दों में बोलकर आप निकल जाएंगे। तो ये भेदभाव यहीं से शुरू हो जाता है, जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करना शुरू करते हैं। विविधता और असमानता में क्या फ़र्क है? जिस प्रकार अभी आपने पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं को समझा, उसी प्रकार यहाँ आपको विविधता और असमानता समझना होगा। विविधता हो गया आपका विविध मतलब विभिन्न, धर्म, जाति, भाषा, सबके आधार पर विविधता होती है। और मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि जब आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप लोग सभी देखे ही होंगे, तो उसमें आप देखते हैं सारे धर्म के लोगों को शामिल किया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको। ये है आपका विविधता, सबकी अलग अलग भाषाएं, सबका अलग अलग पहनावा, सबके अलग अलग खान पान, तो ये है आपकी विविधता। जबकि असमानता जो है धन के आधार पर होता है, कोई अधिक कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो वो है आपका असमानता। जहाँ अमीरी गरीबी की बात होती है वो है असमानता, और जहाँ धर्म, जाति, भाषा और खान पान के आधार पर विभेद होता है या बात की जाती है, उसको कहते हैं विविधता। अब आते हैं दलित शब्द का क्या अर्थ है। चूँकि आपके इस अध्याय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में दिया हुआ है, तो उससे भी ये प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो दलित शब्द का अर्थ होता है दबाया गया, कुचला गया, और ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। जाति व्यवस्था आधारित भेदभाव का अनुभव भारत के किस नेता ने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1901 ईस्वी में 9 वर्ष की आयु में भारतीय संविधान के पिता व दलितों के सबसे बड़े नेता इन्हीं को कहा जाता है। सवाल इससे देखिए कितने प्रकार के आ सकते हैं। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? या जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इनका जन्म, तो जब ये 1901 में 9 वर्ष की आयु के थे, तो आपको अनुमान लगाना है आप इनका जन्म कब हुआ था। और ये 1-2 क्लास मैंने डिटेल में लिया है, उसको मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी, या फिर आई बटन पर दे दूँगी, आप क्लिक करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका है महार क्या है, तो अछूत माने जाने वाली जाति। और अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कोरेगांव, महाराष्ट्र में 1891 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर 1901 में ये 9 वर्ष के थे, तो 1891 में इनका जन्म तिथि दिया हुआ है, और इनकी मृत्यु जो है 1926 ईस्वी में हो गई थी। इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न हमने क्रिएट किए हैं और आपके सामने भी लाया है। एक बार आप इसको एग्ज़ाम इसका दीजिए, फिर से हम इसको कंप्लीट ज़रूर करेंगे। जब तक 8 तक हम डिटेल में कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आज आप लोग देख रहे हैं हर दिन नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं इससे। कोई तो ऐसे होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, दूसरी बार उनको देना है, या इस तरह करके जो है हम इसको डिटेल में 8 तक तो ज़रूर डालेंगे इस चैनल पर। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सामाजिक अध्ययन बिल्कुल डिटेल में इस पर बताया जाता है, आप लोगों को पता है। अब जाति व्यवस्था पर हमने कई प्रश्न आपको दिए हैं। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को किस रूप में रखा गया है, या फिर जाति व्यवस्था आधारित भेदभाव का अनुभव भारत के किस नेता ने किया, जो कि इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। भारतीय संविधान के पिता या दलितों के सबसे बड़ा नेता के रूप में कौन जाने जाते हैं। इस तरह से कई सारे जो है प्रश्न हमने निकाले हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारे दलितों ने कहाँ प्रवेश के लिए संघर्ष किया था, महिलाओं ने किस अधिकार की मांग की थी, किसानों और दलितों ने किसके लिए संघर्ष किया था, और अस्पृश्यता क्या है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा जो एंड स्क्रीन में देंगे। यहाँ पर अभी आपको इतना ही देखना था। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में नए टॉपिक को लेकर। अगला आपका इतिहास होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।